सच बताऊं तो मेरा कभी एडवांस एम था नहीं, इंजीनियरिंग करनी नहीं है। तो आपने जी एडवांस की रैंक के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा और आप प्रिपरेशन कर रहे थे किस चीज़ की? ये ओलंपियाड मैथ्स का ओलंपियाड होता है जो 6 बच्चे के हाईएस्ट स्कोर्स होते हैं उनको सिलेक्ट करते हैं और दे विल रिप्रेजेंट, वो इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। हिसार में रहकर इंडिया के टॉप 6 बच्चों में है जो इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। मुझे पता ही नहीं था 10th में कि जेई एग्जाम भी होता है। तो जब आप ओलंपियाड की भी तैयारी कर रहे थे, जेई की भी तैयारी कर रहे थे, तो आपका डेली रूटीन किस तरह से रहता था? हर रोज थोड़ा बहुत डिस्ट्रेस करना पड़ता है। आपने तीनों सब्जेक्ट को बैलेंस करके चला या मैथ्स की तरफ बिल्कुल इंक्लाइन? हर रोज फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ता था क्योंकि मुझे पता था कि मैं मैथ्स पढ़ूंगा तो वही पढ़ता रह जाऊंगा। ओलंपियाड्स के बारे में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं, तो आप एक बार बिल्कुल बेसिक से ओलंपियाड के बारे में बताइए। पहले IUTM, फिर RMO, फिर आपका INMO। यस। हर स्टेज पे गर्ल्स का थोड़ी सी रिजर्वेशन होती है 8th से 11th में। 8th से 11th की एक ही कैटेगरी है, तो ये 8th 9th के बच्चे compete कैसे कर पाते हैं 11th? मैं एक जो एडवाइस देना चाहूंगा है क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। आपने कहा मेरा मैथ्स सब्जेक्ट हमेशा अच्छा था, फिर भी आप स्काई सर से जुड़े हुए हो। मेरी केमिस्ट्री बाय फार मेरा वीकेस्ट सब्जेक्ट था और मैं प्रोबेबली अगर मैं कहीं पे भी और होता तो मैं छोड़ देता। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं हमारे जे एडवांस का रिजल्ट आपकी आया है। ये इंडिया का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है और इस एग्जाम को लेके बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे मिथ्स बच्चों के बीच रहते हैं, जिनको क्लियर करने के लिए आज हमारे बीच है आदिश जैन। हम आदिश से समझेंगे कैसे अपने इस एग्जाम की प्रिपरेशन के दौरान उन्होंने टीचर्स की हेल्प ली, अपना जो भी प्लान बनाया वो सब आज हम यहाँ पर आपके सामने लेकर आए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आदिश के बारे में बता देता हूँ। आदिश की जेई मेंस के अंदर रैंक थी 210 और जेई एडवांस के अंदर 370 बच्ची की रैंक आई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन आदिश। इतनी बढ़िया रैंक लेकर आने के बाद आदिश तुम्हें कैसा फील हो रहा है? सच बताऊं तो मेरा कभी एडवांस एम था नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि असल में मेरा शुरुआत से 11th में मैंने मतलब 11th के कुछ महीने बाद में डिसाइड किया था कि मुझे इंजीनियरिंग करनी नहीं है। मुझे करना है प्योर मैथ्स, कि मुझे कॉलेज जाके प्योर मैथ्स स्टडी करनी है। तो उस टाइम मैंने कह दिया कि वो सोचा कि आईआईटीज में कुछ कॉलेजेस जैसे बॉम्बे और दिल्ली ऑफर करते हैं प्योर मैथ्स का कोर्स, पर मैंने देखा कि इंडिया में अगर सिर्फ प्योर मैथ्स पढ़नी है, क्योंकि आईआईटीज तो प्राइमरली इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, करेक्ट, तो इंडिया में बेस्ट ऑप्शंस में या तो चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट या आईएससी बैंगलोर ऐसा कुछ है, या फिर अदरवाइज मेरा ऑप्शन है कि बाहर अप्लाई करूं। तो मैंने बाहर भी अप्लाई किया था और इनमें भी अप्लाई किया था। अब मेरा बाहर सिलेक्शन पहले ही हो गया था, तो मुझे जेईई एडवांस के रैंक से मैटर था नहीं। तो आपने जी एडवांस की रैंक के बारे में ज्यादा नहीं सोचा और आप प्रिपरेशन कर रहे थे किस चीज की? जैसे मैथ्स है, जैसे हम इंटरनेशनल लेवल पे कंपटीशन होता है IMO, ये जैसे ओलंपिक्स में स्पोर्ट्स का होता है, ये ओलंपियाड मैथ्स का ओलंपियाड होता है। ऐसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इन सब के भी इंटरनेशनल ओलंपियाड्स होते हैं। इनमें कई कंट्रीज अपने टॉप स्टूडेंट्स की टीम भेजती हैं और 2 दिन कुछ कंपटीशन होता है और टॉप स्टूडेंट्स को मेडल्स मिलते हैं। तो आपने ओलंपियाड की तैयारी करी ज्यादा या आपने जे एडवांस की तैयारी, या दोनों को साथ में लेके चले हो? मैं जेई में मैं कहूंगा मैं 11th में मैंने ओलंपियाड शुरू किया। ठीक है। एक बार मेरा आरएमओ क्वालिफाई हो गया था, उसके बाद मैंने आईएनएमओ के लिए अराउंड दिसंबर में सिर्फ ओलंपियाड के लिए अच्छे से प्रिपरेशन की थी। ठीक है। आईएनएमओ क्लियर हो जाने के बाद मैं फिर जेई पर था। अच्छा। मैंने उसके बाद वापस जेई पे आ गया था और उस साल फिर मेरा कैंप में भी ज्यादा अच्छा हुआ नहीं था। मई के महीने में कैंप होता है, मैं वापस आया, तब भी मैं जेई मेंस तक जेई की तैयारी कर रहा था। जेई मेंस अभी 2025 वाला जनवरी, या 2025 जनवरी का जेई मेंस होता है, जेई मेन 1 तक। जेई मेन 1 चला गया, उसके बाद तब तक मुझे बाहर से रिजल्ट आ गया था कि मैं कहीं जा रहा हूँ बाहर, तो मुझे पता है कि मुझे अब जेई एडवांस की से कुछ लेना नहीं एडमिशन। प्लस ये भी बात है आईएनएमओ क्लियर करते हैं उनको चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट डायरेक्ट एडमिशन देता है। अच्छा। तो और सिर्फ आईएनएमओ नहीं है, बाकी भी नेशनल ओलंपियाड्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, उनके भी आप क्लियर कर लो, आपको सीएमआई में डायरेक्ट एडमिशन है। तो मुझे ये भी पता था कि अगर बाहर भी कुछ नहीं भी होता तो भी मेरा इंडिया में मुझे मैथ्स ही पढ़नी है तो मैं सीएमआई जाता। करेक्ट। तो मैंने कह दिया अब मुझे जेई से अब ज्यादा मतलब है नहीं, तो मैंने जनवरी के बाद काफी ओलंपियाड की तैयारी शुरू कर दी। तब तक चलो, तब बोर्ड्स भी आ रहे थे तो तब बोर्ड्स के लिए भी पढ़ रहा था। एक बार बोर्ड्स खत्म हो गए उसके बाद मैंने पूरा जेई छोड़ दिया था। अच्छा। फिजिक्स, केमिस्ट्री उसके बाद मैंने पढ़ी ही नहीं है। उसके बावजूद भी आप 370 रैंक लेकर आए हो। बहुत ही बढ़िया यार आदिश। उसके बाद से मैं सिर्फ मैथ्स पढ़ रहा था एंड तक, वो मई तक। अच्छा, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो आपने जब तक यहाँ पर तैयारी करी जेई मेंस की, बीच में भी जैसे आप एक आध महीना छोड़ के, बट मोस्टली आप जेई के ट्रैक पर रहे हो, बिफोर जेई मेंस की हम बात करते हैं, तो आपने कहाँ किन टीचर से आपने पढ़ाई करी है इसके अंदर? मैंने केमिस्ट्री की कोचिंग स्काई सर से ली थी, सतीश कुमार यादव सर, और फिजिक्स की कोचिंग मैंने शोभे सर से ली थी, क्यूरियस क्लासेस के। ठीक है। और मैथ्स की कोचिंग मैंने गगनदीप सर ऑफ एक्स एक्सिस मैथमेटिक्स वहां से ली थी। तो आपने इन तीनों टीचर्स के साथ अपनी जेई की तैयारी की थी? ठीक है। और
इनके अंदर आपको मुझे एक बात बताइए, सिंस इतना आपने ओलंपियाड के बारे में एक्सप्लोर किया, डेफिनेटली आपने कोचिंग के भी बारे में एक्सप्लोर भी किया होगा। व्हाट मेड यू चूज दिस इंडिविजुअल टीचर्स अदर देन आपको आप किसी कोचिंग के पास गए? हम मेरी एक्सप्लोरेशन सच कहूं, मुझे 10th तक ज्यादा आइडिया, मुझे पता ही नहीं था 10th में कि जेई एग्जाम भी होता है। अच्छा। 10th के एंड में फिर कि हमें सब लोग कह रहे थे कि आपको आगे करना है, कि आपने अभी से 9th 10th में कोचिंग में नहीं डाला, आप गलती कर रहे हो। तो फिर 10th के अराउंड एंड में पापा मम्मी ने थक के कहा कि किसी से पूछ लेते हैं क्या करना चाहिए। ठीक है। तो हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं दिव्यांशु, मतलब मैं बच्चों का नाम ले रहा हूँ, वो तो पेरेंट्स फ्रेंड्स हैं हमारे, दिव्यांशु अग्रवाल और सिद्धांत खन्ना। उन दोनों के पेरेंट्स से बात की, उन्होंने हमें गाइडेंस दी कि जेई की तैयारी हमने इन टीचरों से की थी, आप इन टीचरों से कर लीजिए। ठीक है। तो वो देख के फिर मैं 10th के अराउंड बोर्ड से कुछ महीने पहले मैं आया था, मैं तीनों सब टीचरों से मिलके गया हूँ। स्काई सर ने थोड़ा बात की थी कि कैसा क्या आता है, और फिर कहा था कि ठीक है फिर 11th से ज्वाइन कर लेना। ठीक है। तो फिर मैंने 11th में फिर ज्वाइन कर लिया। तो जब आप ओलंपियाड की भी तैयारी कर रहे थे, जेई की भी तैयारी कर रहे थे, तो आपका डेली रूटीन किस तरह से रहता था? ये काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि डेली रूटीन काफी मेरा फ्लक्चुएट किया है। ओके। पर अराउंड जब भी क्लासेस का टाइम होता था, 11th में सुबह क्लासेस होती थी, एग्जैक्ट टाइम मुझे अब याद नहीं आ रहा, पर कोई बात नहीं। 8 o'clock अराउंड जाता था। पहले आई थिंक केमिस्ट्री की क्लास, फिर फिजिक्स की, फिर मैथ्स की, तीनों वहीं पे जाती थी, वहीं पे घूम के पूरा क्लासेस हो गई। उसके बाद में ज्यादातर घर पे आता था, तो घर पे काफी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, तो मैं वहीं पे स्काई सर के इंस्टीट्यूट में एक लाइब्रेरी है, मैं वहां पे बैठ के पढ़ता था। अच्छा। वहां पे बैठ के जो भी होमवर्क मिला है, जो भी जेई के क्वेश्चन सॉल्व करने, मैं वहां पे बैठ के कर लेता था। प्लस फिर मैं अराउंड 5 o'clock मैं कोचिंग छोड़ता था, और फिर मैं स्विमिंग जाता था। अच्छा। कि मैं मेरा ये बिलीफ है कि आपको हर रोज थोड़ा बहुत डिस्ट्रेस करना पड़ता है। अच्छा। वरना बहुत जल्दी आप टेंस हो जाते हो, बर्नआउट हो जाते हो, टेंस हो जाते हो। तो अराउंड 5 to 6 मैं स्विमिंग करता था, फिर वापस आता था, फिर वापस आके थोड़ा कुछ खा लिया, क्योंकि काफी स्विमिंग काफी टायरिंग एक्टिविटी होती है। उसके बाद मैं फिर मैं जाता था। उसके बाद डिपेंड करता है उस दिन मैं क्या कर रहा हूँ। कुछ दिन अगर मेरा काफी मूड नहीं है तो मैं ये कुछ नहीं पढ़ता था, लेकिन बाकी दिनों में या तो मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेता था, या फिर मोस्ट लाइकली कुछ राइट करता था। जैसे केमिस्ट्री में ज्यादातर आपको थ्योरी काफी पढ़नी होती है, उसमें ज्यादा थ्योरी है, तो केमिस्ट्री का कुछ नोट्स पढ़ लिए। या फिर जब मैं ओलंपियाड की कर रहा था, तब मैं फिर ओलंपियाड के कोई वेबसाइट खोलता था, या तो कोई न्यू कॉन्सेप्ट सीख लेता था, या फिर कोई टॉपिक क्वेश्चन सॉल्व कर लेता था। तो मुझे ऐसे पूछना नहीं चाहिए, बट स्टिल आपने तीनों सब्जेक्ट को बैलेंस करके चला, या मैथ्स की तरफ बिल्कुल इंक्लाइंड थे बोलेगा? ये भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है। मैं कहूंगा कि मेरा कहते हैं कि एक दिन में तीनों सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए। मैं यूजुअली क्या करता था कि हर रोज फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ता था, क्योंकि मुझे पता था कि मैं मैथ्स पढ़ूंगा तो वही पढ़ता रह जाऊंगा। फिर राउंड हर वीकेंड पे मैं बैठता था, मैथ्स का जो भी चैप्टर इस पर आया उसकी किताब खोलता था, उसके सारे क्वेश्चन वीकेंड में सुबह लगता था, शाम तक खत्म कर लेता था वो पूरी किताब मैथ्स की, और ऐसे मैथ्स मैनेज करता था। तो आपने यहाँ जो टेस्ट हुए आपके कोचिंग, आप जहाँ भी टीचर से पढ़ रहे थे, वो सारे टेस्ट आपने दिए? हाँ, सारे शुरुआत में 11th 12th के सारे दिए हैं। वो एंड में जब मैंने छोड़ दिया था, उसके बाद मैंने मॉक्स देना बंद कर दिया था। तो आपकी जेई मेन की जो रैंक आई है, ऑब्वियसली वो काफी अच्छी रैंक है, तो इन टेस्ट उसमें काफी हेल्प करी आपकी? हाँ, स्पेशली जो बिल्कुल एंड में हमने जेई मेन के टेस्ट होते हैं, क्योंकि जेई मेन थोड़ा सा एग्जाम जो है वो थोड़ा रैंडम पैटर्न होता है, उसमें अजीब अजीब क्वेश्चन आते हैं। तो एंड में जो उन्होंने बिल्कुल जेई मेन स्काई सर में लिए थे, पीवाईक्यूज लिए थे, उन्होंने काफी हेल्प की, और जेई मेन लगभग जैसा पेपर दिए थे वैसा ही एग्जाम आया है। मैथ्स केमिस्ट्री जो आपके थे वैसे ही पेपर आपको देखने को मिला। मैथ्स केमिस्ट्री तो ऑलमोस्ट एग्जैक्टली सेम आई है। फिजिक्स उन्होंने इस साल लेवल थोड़ा इंक्रीज कर दिया, पर मुझे वो अच्छा ही लगा, क्योंकि मेरी मतलब फिजिक्स और मैथ ज्यादा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है केमिस्ट्री से कंपैरिजन में। तो अगर फिजिक्स टफ बन गई तो मेरे लिए एडवांटेज है कि मैं फिजिक्स में अच्छा स्कोर कर पाऊंगा, मुझे पता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसमें एक बात बताइए कि अब जैसे 11th में कोई बच्चा ओलंपियाड का सोचता है, पता ही नहीं है उसको 10th तक, तो जिसको पहले पता लग जाए तो बहुत ही बढ़िया है, बट इसको पता ही नहीं है, तो क्या उसको ओलंपियाड स्टार्ट करना चाहिए या जेईई मेन पे ज्यादा फोकस रखना चाहिए? डिपेंड करता है कि आप करना क्या चाहते हो। देखो, अगर आपका गोल है कि मतलब आपको आईआईटी करना, आपको इंजीनियरिंग करना है, तो ठीक है, मतलब आपकी मर्जी है। मैं कहूंगा कि जो बाकी फिजिक्स ओलंपियाड है, एक्चुअली आप फिर भी वो कर सकते हो, क्योंकि फिजिक्स ओलंपियाड में जो क्वेश्चन्स हैं वो जेईई से सबसे ज्यादा सिमिलर उसी में आते हैं, मेरा ओपिनियन है। मेरे से फिजिक्स ओलंपियाड एक्चुअली निकला नहीं था। ठीक है। आप वो अगर आपको ऐसे ही बस करने के लिए करना है तो आप फिजिक्स ओलंपियाड कर सकते हो, क्योंकि वो काफी जेईई से सिमिलर है, उससे आपकी जेईई फिजिक्स काफी स्ट्रांग भी हो जाएगी। अगर आपका मैथ्स में इंटरेस्ट है, कि आपको लगता है कि ये सब्जेक्ट ऐसा है जो मुझे आगे भी पढ़ना है, कि मैं इंजीनियरिंग करना नहीं चाहता, मैं ये करना चाहता हूं, तो मैं डेफिनेटली कहता हूं कि आपको करने चाहिए।
कि तो आपका कहने का मतलब है ओलंपियाड तभी करो अगर आपका सब्जेक्ट्स में बिल्कुल उससे प्यार है, आपको सब्जेक्ट से। ये भी एग्जैक्टली नहीं कहूंगा। अगर देखो, अगर आपने 9th 10th में आपको मिल गए तो ओलंपियाड्स की बेस्ट बात ये कि जैसे मैं आपको क्वेश्चन बताया उसमें कोई थ्योरी व्यूरी नहीं लग रही, ठीक है, वो आपकी बस प्रॉब्लम सॉल्विंग चेक कर रहा है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग ऐसी स्किल है जो आपको हर जगह हेल्प करेगी। आप जेई करो या फिर आप कुछ भी करो, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग की जरूरत है। करेक्ट। तो इस कारण से मैं ओलंपियाड्स तो रिकमेंड करूंगा कि आप फिर भी करो, क्योंकि 9th 10th के अंदर 9th 10th में तो अगर आपके मतलब अगर आपके पास टाइम है, अगर आप ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेते तो आप करो, क्योंकि आपकी काफी प्रॉब्लम सॉल्विंग डेवलप होती है। मेरा भी, मैं भी मतलब इफ आई कैन गो बैक और कह पाऊं तो मैं भी पहले शुरू करता। 11th में भी मैं कहूंगा कि फिर डिपेंड करता है कि आपकी जेई कैसी चल रही है। अगर आपको मतलब अगर आपको जेई करना है, अगर आपका गोल फाइनल आईआईटी जाना है और आपकी जेई में आपको मतलब ज्यादा टाइम लग रहा है, स्ट्रगल कर रहे हो, तो ठीक है, फिर आप, मैं कहूंगा जेई में फोकस ज्यादा करो। बट अगर आपको लग रहा है कि मैं जेई क्लासेस आराम से हैंडल कर पा रहा हूं, होमवर्क हो रहा है, सो डेफिनेटली कि कोई एक ओलंपियाड, जो भी केमिस्ट्री, फिजिक्स या मैथ्स, जो भी आपको ज्यादा अच्छा सब्जेक्ट लगता है उसका कर लो, क्योंकि आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग आप सीखोगे वो आपकी काफी हेल्प करेगी, हर जगह हेल्प करेगी। तो जनरली ना इसके अंदर बच्चे डाउट पूछते हैं, सवाल पूछते हैं कि ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थॉट्स कैसे बचें। जितना आपने खुद को ऑक्यूपाई रखा हुआ था, मुझे लगता नहीं था नेगेटिव थॉट्स का स्कोप बचा होगा उसके अंदर। थॉट्स के लिए टाइम बिल्कुल बीच बीच में आते हैं, कभी कभार सोचता हूँ कि मैं यहीं रह गया, मैं कहीं बाहर चला जाता या कुछ और, पर बहुत कम ही आए, क्योंकि एज आई सेड कि काफी बिजी रहता था और फाइनेंशियली रिजल्ट भी ठीक ही आते थे, तो मुझे लगा कि ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। ओलंपियाड्स के बारे में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं, तो आप एक बार बिल्कुल बेसिक से ओलंपियाड के बारे में बताइए, क्या क्या लेवल्स होते हैं, कब बच्चा उसके लिए अप्लाई कर सकता है और कैसे आप उसके अंदर अच्छे सक्सेसफुल तरीके से उसको क्लियर कर सकता है ओलंपियाड को। जैसे अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, पहले तो कभी स्कूल्स में हमने दिए हुए हैं ओलंपियाड, वो एक एसओएफ स्कॉलास्टिक ऑर्गेनाइज करती है, वो असली ओलंपियाड नहीं है, वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कोई ऑर्गेनाइज करती है, वो मनी मेकिंग स्कीम है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो ओलंपियाड ऑर्गेनाइज करती है अपने टॉप स्टूडेंट सेलेक्ट करने के लिए जो कंट्री को रिप्रेजेंट कर पाए। तो पहला स्टेज होता है आईओक्यूएम, वो अराउंड बिगिनिंग ऑफ सितंबर होता है, वो ऑर्गेनाइज क्लास 11th के अंदर होगा? नहीं, ये आप क्लास 8 से 12th किसी भी क्लास में दे सकते हैं। 8 से 12th किसी में भी दे सकते हैं। जो 12th क्लास है उसका मतलब वो अलग ग्रुप होता है, 8 से 11th एक ग्रुप होता है। तो आईओक्यूएम होएगा अभी अराउंड जुलाई या अगस्त में रजिस्ट्रेशन शुरू होती है। ये MTAI, मैथ टीचर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इनकी वेबसाइट पे ये डिटेल्स डालते हैं कि आईओक्यूएम की रजिस्ट्रेशन कराते हैं इसको, ये आईओक्यूएम ये ऑर्गेनाइज करवाते हैं। ये डिटेल्स डाल देंगे, ये अभी तक आई नहीं है पर इस साल के बैच की कुछ हफ्तों में आ जानी चाहिए। तो सितंबर के शुरुआत में ये पेपर होता है। फिर रीजन इंडिया को रीजन में डिवाइड कर दिया है, मतलब नॉट एग्जैक्टली स्टेट्स, जैसे स्टेट्स हैं, दिल्ली अलग रीजन है, मुंबई अलग रीजन है, प्लस ऐसे रीजन्स हैं। तो कितने रीजन्स में बांटा हुआ है इंडिया को ऐसे? 28 ऐसे कुछ, मतलब 25-28 ऐसे कुछ होंगे। इनका कुछ क्राइटेरिया रहता होगा? क्राइटेरिया रहता पॉपुलेशन वाइज या फिर जो मतलब एस्पिरेंट्स जो अपीयर होने वाले हैं उनके हिसाब से। तो हर रीजन से आईओक्यूएम में 8 से 11th में टॉप 200 बच्चे और 12th के टॉप 40 बच्चे, उनको अगले राउंड के लिए सिलेक्ट करते हैं। अगला राउंड क्या रहता है हमारे? आरएमओ, रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड। आरएमओ रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, वो अराउंड दिसंबर में होता है। ठीक है। उसमें हर रीजन से फिर से होता है कि इस बार 8 से 11 से अराउंड टॉप 30 बच्चे और 12 से टॉप 6 बच्चे पर रीजन सेलेक्ट होते हैं आखिरी राउंड, मतलब आखिरी ऐसे राउंड के लिए। ठीक है। INMO, इंडियन नेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड। इंडियन नेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड थर्ड लेवल है। तो पहले IOQM, फिर RMO, फिर आपका INMO। यस, वो जनवरी के 3rd वीक में होता है अबाउट। उसमें अब रीजन्स का हट जाता है। उसमें क्लास 8 से 11 से टॉप 60 बच्चे, क्लास 12 से टॉप 12 बच्चे, और मैंने मिस कर दिया, हर स्टेज पे गर्ल्स का थोड़ी सी रिजर्वेशन होती है 8 से 11th में। 12th में कोई रिजर्वेशन नहीं है। 12th में रिजर्वेशन नहीं है गर्ल्स के लिए। तो आपके INMO के अंदर 60 बच्चे 8 से 11 तक के सिलेक्ट होंगे और 12 बच्चे 12th के सिलेक्ट होंगे। नहीं, सॉरी 60 टोटल होते हैं। अराउंड 45-48 8 से 11th होते हैं। 12 बच्चे 12 से होते हैं एंड प्लस एडिशनल 5 गर्ल्स रहती हैं। प्लस अगर कभी कभार हर साल होता है कि आखिरी मतलब 48th पोजीशन पे स्कोर्स में टाई हो जाते हैं तो एक्स्ट्रा सिलेक्शंस हो जाती हैं। गॉट इट। तो आपने RMO का बताया दिसंबर के आसपास होता है, INMO कब होता है? जनवरी। इस साल जनवरी 19th या 20th को था। संडे को होता है हमेशा। तो ये लास्ट लेवल है ओलंपियाड का? नहीं, अब इसमें जो टॉप सिलेक्ट हो गए बच्चे, इन सबको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज करती है कैंप
अभी ये पिछले 2 साल से ये चेन्नई CMI में हो रहा है, चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट। और कहाँ होता है इंडिया के अंदर ये? पहले उससे कुछ साल पहले HBCSE में मुंबई में होता था, मुंबई में होमी भाभा सेंटर ऑफ साइंस एंड एजुकेशन। उससे पहले TIFR में होता था, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। अभी आई थिंक फोर्सिबल फ्यूचर तक CMI में ही रहेगा, लेकिन वो प्रॉब्लम ये थी HBCSE में बाकी सारे कैंप्स भी होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और वो काफी क्राउडेड हो जाता है। तो उन्होंने इस बार CMI शिफ्ट कर दिया, क्राउड को कम करने के लिए मैथ्स को CMI कर दिया कि HBCSE क्राउडेड ना रहे। तो वहां पे हम सारे 48 प्लस 12 प्लस टोटल जो जितने भी बच्चे सेलेक्ट हुए सबको वहां पे बुलाया जाता है। ठीक है। और वहां पे फिर अराउंड 3 वीक्स के लिए आप रहते हो। वहां पे आपकी क्लासेस होती हैं और कैंप के एंड में 4 टेस्ट लेते हैं आपके, टीम सिलेक्शन टेस्ट। उन 4 टेस्ट के बेसिस पे जो 6 बच्चे के हाईएस्ट स्कोर्स होते हैं वो उनको सिलेक्ट करते हैं और दे विल रिप्रेजेंट, वो इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड, इंटरनेशनल लेवल पे, लास्ट लेवल। ये अब टीम इंडिया को रिप्रेजेंट करने जाएगी, कई कंट्रीज भेजेंगी। इस साल IMO ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है इन जुलाई, और मैं भी इंडिया को रिप्रेजेंट करूंगा उसमें। वाओ ग्रेट। मतलब आप इनिशियल स्टेज से IOKM से लेके RMO, INMO और क्रॉस करके टॉप 6 बच्चों के अंदर है। एक्चुअली होता क्या है कि अगर मैंने पिछले साल क्लियर कर लिया था, मैं पिछले साल कैंप तक पहुंच गया था, पर मेरा टॉप 6 में पिछले साल नहीं था। गॉट इट। लेकिन जो भी बच्चे कैंप तक पहुंच जाते हैं उनको फिर IOKM और RMO से एग्जेम्पशन है, वो डायरेक्टली INMO दे सकते हैं। तो इस साल तो मैंने सिर्फ INMO दिया और फिर वहां पे कैंप में जाके टॉप 6 में। हिसार में रहकर इंडिया के टॉप 6 बच्चों में है जो इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया। बहुत बढ़िया, वेल डन, बहुत बढ़िया। तो अब ये वाला एग्जाम कब होगा आपका? ऑस्ट्रेलिया हमें अब उनमें 30 जून को हमें मुंबई लेके जाएंगे, वहां पे कुछ अराउंड 10-12 डेज हमें ट्रेन करेंगे। ठीक है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में एग्जाम की डेट आई थिंक 15-16 है। हम कुछ दिन पहले जाएंगे ओपनिंग सेरेमनी वगैरह के लिए। प्लस उसके कुछ दिन बाद वहां पे कुछ इवेंट्स रखते हैं कि मतलब ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया कर रहे हैं तो अपना कुछ अच्छे इवेंट्स रखेंगे हम स्टूडेंट्स के लिए। आदिश, मेरे को ये बताइए, इस ओलंपियाड में जाने के लिए बच्चों को पढ़ना क्या पड़ता है? मतलब क्या सोर्सेज रहते हैं और कैसे करना पड़ता है चीजों को? जो पहला स्टेज होता है IOKM, पहली बात तो मैं ये बता देता हूँ कि इन ओलंपियाड्स में कभी भी मेरे पेरेंट्स पूछते थे कि अगर 8th से 11th की एक ही कैटेगरी है तो ये 8th 9th के बच्चे compete कैसे कर पाते हैं 11th की? उनको तो ये वाला सिलेबस आता ही नहीं है। करेक्ट। बात ये कि जो 11th 12th की ऐसे मैथ्स है कह लो, वो ओलंपियाड के सिलेबस में नहीं है। मतलब कैलकुलस कभी ओलंपियाड में नहीं पूछते। ठीक है। ऐसे थी बाकी सब्जेक्ट पूछते हैं। ओलंपियाड में मेन में कहूंगा 4 सब्जेक्ट होते हैं, नंबर थ्योरी, जियोमेट्री, अलजेब्रा एंड कॉम्बिनेटोरिक्स। ओके। मैं जो पहला स्टेज होता है ओलंपियाड का IOKM, वो थोड़ा मैं कहता हूँ जेई जैसा होता है। उसमें लाइक अराउंड 30 क्वेश्चंस होते हैं, सबके इंटीजर आंसर होते हैं, आपको लिखने होते हैं। मेंस या जेई एडवांस? मतलब मैं कहूंगा पिछले कई सालों से मतलब एडवांस या उससे ऊपर का लेवल आ रहा है, पर आई थिंक उन्होंने इस साल उन्होंने लेवल कम कर दिया। क्योंकि फिर मतलब कट ऑफ होता है 20-30, लेकिन अब बच्चों के नंबर काफी कम आते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता, तो उन्होंने पेपर का लेवल थोड़ा इजी कर लिया, तो मोर एक्सेसिबल बनाने के लिए पेपर को कह लो। मतलब कट ऑफ या आउट ऑफ कितनी जाती है? इतनी आउट ऑफ 100 मार्क्स का पेपर होता है। पिछले साल आई थिंक मेरा 34 स्कोर था। दिल्ली का कट ऑफ, दिल्ली हायर रीजन्स में आता है ऑब्वियसली, तो उसका आई थिंक 20-25 कुछ कट ऑफ रहा था। बहुत बढ़िया। तुम्हारा 34 था तब स्कोर? आई थिंक 34, मैं एग्जैक्ट स्कोर मुझे भी याद नहीं है। 34 या 37। फिर IOKM के बाद अब सारे ये अब आते हैं, मतलब मैं कह लूं असली ओलंपियाड। अच्छा। ये RMO में 6 क्वेश्चंस आते हैं एंड 3 घंटे का पेपर होता है। ठीक है। और क्वेश्चंस ऐसे नहीं होंगे कि आपको कोई सॉल्व करना है या कोई इक्वेशन करनी है, बिल्कुल अलग मैथ्स। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं। बिल्कुल। जैसे कॉम्बिनेटोरिक्स मैंने सब्जेक्ट, आपको चलो सोचा होगा कि क्या मतलब है कॉम्बिनेटोरिक्स, वर्ड का यूनिट सुना नहीं होता। जैसे एक क्वेश्चन, आपने चेस खेली हुई है, एक चेस बोर्ड ले लो। ठीक है। अब आपने एक डोमिनो टाइल होती है कि मतलब 2:1 टाइल, ठीक है, वो एक छोटी सी टाइल है कि 2 स्क्वायर्स एक साथ कवर कर सकती है। ठीक है। अब मैं चाहूं तो ऐसी 32 टाइल्स लूंगा, मैं पूरे चेस बोर्ड को कवर कर पाऊंगा। ठीक है, क्योंकि वो 64 है। तो मैं अब मैंने चेस बोर्ड का एक ये कॉर्नर हटा दिया। ठीक है। अब मैं कवर नहीं कर सकता क्योंकि ऑड नंबर ऑफ स्क्वायर्स हैं, ऑब्वियसली नहीं कर सकता। ठीक है। मैंने ऑपोजिट कॉर्नर भी हटा दिया। ठीक है। अब 62 है, अब मैं क्या 31 टाइल्स से कवर कर सकता हूं? तो ऐसे सवाल उसके अंदर आते हैं। ऐसे, हाँ। जैसे मैं अब इसका आप सोचोगे कि ये कैसे करना है, तो यहाँ पर हमें कुछ मैथ्स का PNC वगैरह लगाना पड़ेगा इसके अंदर, या नहीं? इसमें आपको केसेस बना के करना पड़ेगा? नहीं, केसेस वाले रेयर आते हैं, कभी कभार आते हैं, पर मोस्टली सवाल ऐसे होते हैं जिनके सोल्यूशन काफी नाइस हो, एलिगेंट सॉल्यूशंस हो, यूनिक। जैसे इसका मैं चलो बताता हूँ। अब अगर आप कहीं पे भी एक डोमिनो रखोगे तो एक चेस बोर्ड कलर्ड होता है, ब्लैक व्हाइट। करेक्ट। एक उसका स्क्वायर ब्लैक होएगा, एक व्हाइट होएगा। हमने 2 कॉर्नर्स हटा दिए ऑपोजिट,
दोनों व्हाइट कॉर्नर्स थे, दोनों व्हाइट हैं, हम एक ब्लैक एक व्हाइट कवर कर रहे हैं, पर नंबर ऑफ व्हाइट्स कम है, करेक्ट, तो हम कभी कवर नहीं कर सकते। बहुत बढ़िया, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये 6 क्वेश्चंस का पार्ट है जो आरएमओ में आते हैं। आरएमओ में आते हैं। ओके, उसके बाद इनमो में भी मतलब अब सारे क्वेश्चन प्रूफ बेस्ड आते हैं कि आपको एक लंबा अच्छा और काफी एलिगेंट क्वेश्चन होते हैं, काफी अच्छा लगता है उन्हें करके। ओके, और ऐसा भी काफी क्वेश्चन होते भी डिफिकल्ट हैं काफी, जैसे इस साल अगर आपको इनमो में 6 क्वेश्चन आते हैं, 4.5 आवर्स होते हैं, तो और आरएमओ में भी 6 हैं, यहाँ भी 6 हैं, यहाँ पे भी 6 है, पर टाइम इनमो में ज्यादा होता है, कितना टाइम मिलता है वहां पर? 4.5 आवर्स, 4.5 आवर्स इनमो में। और इस साल 6 में से आपके 2 क्वेश्चन भी हो गए थे, आपका क्वालिफाई थे, आप 12th में भी क्वालिफाई थे। इतना डिफिकल्ट रहता है वो। ओके, तो जो बच्चे अब जैसे हिसार में रह रहे हैं, जिनको इनके बारे में पता ही नहीं एग्जाम के बारे में, वो क्या कर सकते हैं, मतलब कैसे इसके बारे में जाने? एक तो आप ऑब्वियसली आप किसी से सुन के या आपने रिसर्च करके इसके बारे में जाना होगा, बट इन जनरल बच्चा कैसे इसके लिए पढ़े, क्या कर सकता है इसके लिए ओलंपियाड जैसे एग्जाम के लिए, क्योंकि ये तो जे एडवांस से भी काफी ऊपर लेवल का एग्जाम है। ठीक है, तो क्या कर सकता है बच्चा इसके अंदर? मैं कहूंगा जैसे जो IUCAM एग्जाम है, उसके लिए तो मैं कहूंगा आपको इतनी प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि काफी ज्यादा बच्चे सेलेक्ट होते हैं। आपको बस मैं कहूंगा पुराने PYQs उठाइए, वो उनकी MTAI की वेबसाइट पे या HBCSE की वेबसाइट पे अपलोडेड होते हैं। वो क्वेश्चंस करिए, और वो ज्यादा कैलकुलेटिव एग्जाम है, तो आप अगर कोई JEE की क्लासेस भी लगाते हैं, उसकी नॉलेज से भी काफी हो जाता है। उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है। बात आती है कि आप RMO INMO ये सारे कैसे करें। ठीक है, अब इनमें मैं कहूंगा आपको थोड़ी सी किसी से गाइडेंस लेने की जरूरत होगी। ऑनलाइन अभी पहले इंडिया में नहीं था, लेकिन अब इंडिया में काफी सारे ओलंपियाड के लिए रिसोर्सेज बन रहे हैं। क्योंकि पिछले साल हम देखें, इंडिया की टीम 4th आई थी इंटरनेशनली। तो ऑब्वियसली इंडिया काफी अच्छी कंट्री बन रही है ओलंपियाड में। तो अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, आपको कई रिसोर्सेज मिल जाएंगे। वरना एक जो मेन वेबसाइट है, मैं कहता हूं आर्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, AOPS, उसकी शॉर्ट फॉर्म AOPS.com। उस पे कई पुराने ओलंपियाड्स का सारे ओलंपियाड्स का सारे क्वेश्चंस अपलोडेड हैं, सारे इंडिया के ओलंपियाड्स, यूएसए के ओलंपियाड्स, सॉल्यूशंस विच ऐसे होता है उस वेबसाइट में कि कोई क्वेश्चन डालता है किसी ओलंपियाड से, और वहां पे कोई भी अपना सोल्यूशन लिख सकता है। वो ऑथेंटिकेट कैसे करेंगे कौन सा सोल्यूशन जेन्युइन है, कौन सा नहीं? आप सोल्यूशन पर कैसे समझोगे ना कि सोल्यूशन गलत है, तो समझ आ जाएगा। वरना कोई गलत सोल्यूशन लिखता है तो नीचे कोई कह देता है दिस इज रॉन्ग। बहुत बढ़िया लगा आदिश आपसे बात करके। लेकिन फिर भी मैं एक बार चाहूंगा कि फाइनल वर्ड्स आप जो एस्पिरेंट्स 11th में आते हैं उनको क्या कहना चाहेंगे, एक बार आप बच्चों को बताइए कैसे वो अपनी इस जर्नी के अंदर बढ़िया कर सकते हैं, और कैसे जो यहाँ के टीचर्स हैं उन्होंने आपकी हेल्प करी है, बच्चों की हेल्प यहाँ पर करते हैं वो। मैं सबसे बढ़िया एक्चुअली एडवाइस, मतलब कई सारी एडवाइस तो आपने सुनी होगी कि ऑब्वियसली कंसिस्टेंट पढ़ाई करो, डिस्ट्रैक्ट ना हो, वो सब। मैं एक जो एडवाइस देना चाहूंगा इज क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। कि कई लोग सोचते हैं कि मैं 12 घंटे ये 5, 6, 10 किताबें सॉल्व कर दूंगा तो हो जाएगा। मैंने इतनी किताबें सॉल्व नहीं की हैं। जैसे मैंने अभी रिसेंटली मैंने देखा कि मेरे पास कितनी किताबें पड़ी हुई हैं कि मैंने सोचा अब मेरा काम नहीं है तो मैं किसी डोनेट कर दूंगा। हाँ। उनमें से आधी थी जो मैंने कभी खोली भी नहीं है, कि 11th में जोश में ले ली कि ये करेंगे, पर की नहीं। पर मैंने जो की हैं वो मैंने अच्छे से किए हैं, फ्रंट टू बैक सारे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व किए हैं, जो नहीं हुए उनके डाउट पूछे हैं, उनको एनालाइज किया है। तो मैं ये कहूंगा कि जैसे जो भी आपको मटेरियल मिलता है, कोई भी मटेरियल है, मतलब ये नहीं है कि आप फिर सोचो कि ये मटेरियल मैंने ले लिया है, कभी अगले दिन रेडिट पे पढ़ो कि नहीं ये मटेरियल ज्यादा अच्छा है वो ले लो। जो भी आपने एक मटेरियल है उसको ले लो, उस पे स्टिक करो और उसको अच्छे से रिलीजियसली सॉल्व करो। तो ज्यादा बेटर ऐसा नहीं रहेगा कि जो टीचर ने आपको रिकमेंड किया है उसको आप पूरा से कर दो अच्छा? कोई भी गुड मटेरियल, कि अगर आपके टीचर ने कोई मटेरियल रिकमेंड किया है तो वो अच्छा ही होगा, कि ये नहीं सोचना कि कोई और मटेरियल कर रहा है। टीचर ने रिकमेंड किया अच्छा ही होगा, ट्राइड एंड टेस्टेड है, वो ले लो, उसको अच्छे से कर लो। या फिर अगर आप खुद से, टीचर ने रिकमेंड नहीं किया तो आप खुद से भी कोई भी मटेरियल जो पूरा सिलेबस कवर करता है और उसके सारे क्वेश्चन कर लो, और एक ही मटेरियल पे स्टिक करो, कि ऐसा नहीं है कि कभी एक और दूसरी चीज, कभी एक दूसरी चीज। और फिर एंड में रिवीजन के लिए एक दूसरा नया मटेरियल उठा लो। एक आखिरी सवाल बस मेरा मन में यहाँ पर है, आपने कहा मेरा मैथ्स और फिजिक्स हमेशा अच्छा था, फिर भी आप स्काई सर से जुड़े हुए हो। ऐसा क्या है स्काई सर के अंदर आपको जो पसंद आया उस चीज का? मैं कहूंगा कि अगर मेरी केमिस्ट्री बाय फार मेरा वीकेस्ट सब्जेक्ट था, ठीक है, और मैं प्रोबेबली अगर मैं कहीं पे भी और होता तो मैं छोड़ देता। अच्छा। कि मेरे से ये होता ही नहीं, कि इनऑर्गेनिक में याद करने की बातें मेरे से कभी नहीं हो पाई। लेकिन स्काई सर की क्लासेस काफी ज्यादा फन थी, कि मतलब वो काफी जोक करते थे क्लासेस में, काफी एंगेज रखते थे बच्चों को।
तो इस कारण से मैंने किसी तरह 11th 12th में तो मैं केमिस्ट्री में मेरे मार्क्स भी अच्छे आते थे और जेईई में भी मेरी केमिस्ट्री में अच्छे नंबर आए हैं। आई थिंक स्कोर 90 कुछ था, 90 90 ऑफ 100। तो स्काई सर की से पढ़ा आपने, कहीं और भी पढ़ा है? स्काई सर से केमिस्ट्री मैंने सिर्फ स्काई सर से पढ़ी है कि मैं किसी और का भी कह दूं कि मैंने खुद से कर लिया। केमिस्ट्री ओनली मैंने स्काई मटेरियल भी सिर्फ स्काई सर का किया है, कोई एक्स्ट्रा बुक फॉलो नहीं की कि केमिस्ट्री में मैंने क्वालिटी और क्वांटिटी अच्छे से फॉलो की है कि स्काई सर का मटेरियल लिया, उसे सॉल्व किया और कुछ नहीं किया। बहुत बढ़िया। बस वो एंड में जेईई मेन के बाद मैंने छोड़ दिया था, तो एडवांस में केमिस्ट्री इतनी अच्छी नहीं गई, लेकिन जब तक मैंने केमिस्ट्री पढ़ी अच्छा स्कोर आया। कोई बात नहीं, आपने जो अभी अचीव करा है वो बहुत ही बढ़िया चीज है। हिसार जैसे शहर में रह के एचआईटी के टीचर से पढ़कर आप इतना अचीव कर पा रहे हो, दिस वेरी गुड, रियली गुड। योर स्टोरी इज रियली इंस्पिरेशन, ठीक है ना। एंड थैंक यू वेरी मच आदिश फॉर योर टाइम, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन।